हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू योरपेडिया एंड इंटीग्रेटेड पॉइंट। सो आई एम विनीत शर्मा। सो आज मैं आपके पास यहाँ पे बेसिकली जीपीएससी गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो एग्जाम है आपके पास अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसका आने वाला, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि योरपेडिया ने एक मॉड्यूल लॉन्च कर रखा है इस एग्ज़ाम के रिलेटेड, और आपके पास यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है अब इन 2 मंथ्स। तो इससे रिलेटेड आपके पास जो मॉड्यूल है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आपके पास इस पर्टिकुलर वीडियो में आज मैं उसी मॉड्यूल को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, और आपके पास यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड, ठीक है, कुछ बेसिक ऑफ हीट ट्रांसफ़र से हम यहाँ पे रिलेटेड बात करने वाले हैं, जिसमें आपके पास मैं आपको बताऊंगा कि कंडक्शन मोड ऑफ ट्रांसफ़र, कन्वेक्शन मोड ऑफ ट्रांसफ़र, और आपके पास यहाँ पे रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो मेरे पास है वो किस ढंग से आप डिफाइन करते हैं, कैसे आप इसकी कैलकुलेशन या स्टडी आप यहाँ पे करते हैं। ओके, सो अब आपके पास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपके पास यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर जो आपके अपकमिंग जो एग्जाम के अंदर जो मेंशन कर रखा है, इसके रिलेटेड आपको सब बस बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, इस केस में आपका जो एग्जाम है सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ आपके व्यूज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो हर एक चीज़ से रिलेटेड आपके पास जो हीट ट्रांसफर में हम बेसिक 3 मोड्स जो हम पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड आपके पास बेसिक लॉज, आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए, और वही हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में आप देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपके पास इस पर्टिकुलर वीडियो को। तो इस केस में सबसे पहले अगर हम बात करें, आपके पास यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि जो हीट ट्रांसफर मेरे पास है ये हम पढ़ते क्यों हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे आपके पास यहाँ पे हीट ट्रांसफर के अंदर बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, कि आपके पास कोई बॉडी जो है वो किस रेट से हीट को लूज कर रही है जब आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन है। तो इस केस में अगर आप देखोगे आपके पास यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन हर जगह आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू में आपको इसकी आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने को मिले। आप यहाँ पे डेली डे टू डे लाइफ में भी अगर आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। ठीक है ना, जैसे अर्थ के ऊपर जो सीजन्स है वो लगातार चेंज करते हैं, कभी विंटर कभी समर आपके पास यहाँ पे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर वेरिएशन क्रिएट होता है और आपके पास यहाँ पे हीट ट्रांसफर देखने को मिलेगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसका हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली जो हीट ट्रांसफर है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे रहता है, जिसमें आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर के रिलेटेड पता होना चाहिए। कौन कौन से डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, हर एक मोड एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है आपके पास यहाँ पे, और हर एक मोड के अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस आपके पास यहाँ पे होती है। ठीक है ना, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास यहाँ पर है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब इस केस में बात करें कि आपके पास ये किन किन चीज़ों के आपके पास आंसर ये प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर ये आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर डिजायर्ड रेट में हीट ट्रांसफर जो है वो कैसे आपके पास यहाँ पे होगा। ठीक है ना, और आपके पास यहाँ पे कैसे हीट रिमूव हो रही है, कैसे ऐड हो रही है, इसके रिलेटेड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब आपके पास नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये किसी भी सिस्टम के अंदर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपके पास किसी भी सिस्टम के अंदर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात करने वाला है। नेक्स्ट, आपके पास यहाँ पे कितने अमाउंट ऑफ हीट को आप यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हो, अगर आप एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना चाहो तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट का। इवन दो आप यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ते हो तो उसमें भी हम इसी चीज की स्टडी करते हैं कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर आपको जाना है तो कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यहाँ पर जो मेजर फोकस रहता है वो आपके पास रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के ऊपर यहाँ पे रहता है, ध्यान रखना। यहाँ पे आपके पास जो मेजर फोकस रहेगा वो आपके पास रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पे रहेगा। दैट इज वाई जब भी हम हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसकी जो यूनिट आपको देखने को मिलेगी वो वॉट में आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। वॉट हो गया या फिर आपके पास हो गया किलो वॉट। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आपके पास यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है हीट ट्रांसफर के लिए, और आपके पास यहाँ पे कितने सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ठीक है ना, फॉर अ डिफाइंड चेंज या फॉर अ डिफाइंड हीट ट्रांसफर, इसकी सबकी आप कैलकुलेशन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप करते हो। ठीक है ना, तो जैसे अगर हम बात करें आपके पास कोई भी पावर प्लांट के अंदर जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, आपके पास जो ऑटोमोबाइल व्हीकल है उसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, काफ़ी टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हीट लूज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो स्टडी है ये आपको हेल्प करता है कि आप वहाँ पे किसी सिस्टम को कैसे एफिशिएंट बना सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इस आपके पास इसी में आपको इसकी एप्लीकेशन पर्टिकुलर देखने को मिलेगी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास हमारे पास कौन कौन से मोड ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ पे होते हैं, और आपके पास इंसुलेटेड बेसिक लॉ कौन कौन से हमारे पास होते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें आपके पास मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के तो 3 तरह के मोड आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो मोड आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा वो हमारे पास होता है कंडक्शन।
ठीक है, ध्यान रखना। आपके पास यहाँ पे जो सबसे पहला जो मोड आपको देखने को मिलता है दैट इज कन्वेक्शन, यहाँ पर सॉरी कंडक्शन। सेकेंड आप यहाँ पे जो स्टडी करते हो दैट इज कन्वेक्शन, एंड थर्ड हम यहाँ पे जो बात करते हैं दैट इज रेडिएशन। तो ये 3 डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब एक एक करके बात करते हैं कि कंडक्शन आपके पास यहाँ पे क्या होता है, फिर कन्वेक्शन क्या होगा, फिर आपके पास यहाँ पे रेडिएशन क्या होने वाला है। अब एक सिंपल सी डेफिनेशन देखो, कंडक्शन इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विच टेक प्लेस फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी मूवमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पोर्शन ऑफ मैटर। इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ, आपके पास यहाँ पे सबसे पहले एक चीज ध्यान से समझना, कोई भी जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है इसके लिए सबसे जरूरी है टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है ना, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट जो है वो फ्लो करेगी, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं कंडक्शन की, कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर या एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर, वो आपके पास एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे यहाँ पे होती है, ठीक है। या फिर ये आपके पास हो सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से, या फिर एटम्स और आपके पास मॉलिक्यूल्स की लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से ये आपके पास यहाँ पे हो सकता है। इसमें आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो कि आपके पास किसी तरह का बल्क मोशन नहीं हो रहा फ्लूइड का। जैसे अगर हम बात करें कन्वेक्शन के अंदर, कन्वेक्शन में आपके पास यहाँ पे क्या होता है, आपके पास बल्क मोशन होता है फ्लूइड का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है ना। वहां पे आपके पास फ्लूइड आएगा, हीट को पिक करेगा, फिर आपके पास लगातार मूव होगा। कंडक्शन में ऐसा यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्शन ऑफ मैटर। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, आपके पास जो कंडक्शन है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। इसका थोड़ा ध्यान रखना, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लिक्विड और गैसेस के अंदर एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली आपका रैंडमली मूव कर सकते हैं, जिस वजह से आपको यहाँ पे जो डोमिनेंसी देखने को मिलती है वो कन्वेक्शन की देखने को मिलती है एज कंपेयर टू कंडक्शन। दैट इज वाई जब भी आप कंडक्शन की स्टडी करोगे उस केस में हमेशा हमारा जो मेजर फोकस रहने वाला है वो कंडक्शन पे ही आपके पास यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आपके पास जब भी आप सॉलिड की बात करोगे, सॉलिड के अंदर जो जनरली आपके पास जो हीट ट्रांसफर होगा वो बाय मीन्स ऑफ कंडक्शन यहाँ पे होगा। इवन दो लिक्विड और गैसेस के अंदर कंडक्शन हो सकता है, लेकिन इनकी वैल्यू जो है वो नेग्लिजिबल यहाँ पे होती है एज कंपेयर टू कन्वेक्शन। तो आपके पास यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ जो हीट ट्रांसफर होगा वो डायरेक्टली ड्यू टू दी कन्वेक्शन आपको देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। इवन दो तीनों के लिए एप्लीकेबल यहाँ पर ये होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपके पास यहाँ पर, अब इसे हम यहाँ पे क्वांटिफाई कैसे करते हैं। क्वांटिफाई करने के लिए हम जो लॉ यूज करते हैं दैट इज नोन एज द फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो फोरियर लॉ बेसिकली आपको देखने को मिलता है टू क्वांटिफाई दी कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फोरियर लॉ टू कंडक्शन हीट ट्रांसफर। अब इस केस में अगर हम बात करें, अब ये होता कैसे, अब इसकी स्टडी करते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो लेट अस से कि आपके पास एक सिंपल सी रोड है कोई भी, ठीक है, एक सिंपल सी रोड है। इस रोड के ऊपर मैं आपके पास 2 पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं, पॉइंट नंबर ए और आपके पास पॉइंट नंबर बी यहाँ पर। अब इस केस में अगर आप यहाँ पे सिंपली एक एंड को हीट अप यहाँ पे करोगे, अगर आप ए पॉइंट को हीट अप करते हो तो क्या होगा आपके पास, आप ऑब्जर्व करोगे कि ए पॉइंट के जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा राइज करेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर राइज होने की वजह से आपके पास यहाँ पे जो भी एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर आपके पास यहाँ पे वाइब्रेशन, उनकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब एक्चुअली में होता क्या है, आपने प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करा होगा, जब भी हम एक एंड को गर्म करते हैं तो आपको कुछ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर भी उस हीट को आप फील कर पाओगे यहाँ पर। दैट मीन्स कि हीट जो है वो फ्लो कर रही है बॉडी के अंदर। अब ये आपके पास कैसे कर सकती है, अब हमारे पास यहाँ पे जो हीट फ्लो होती है बॉडी के अंदर, ये बाय मीन्स ऑफ कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। और इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें आपको देखने को मिलता है फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर आपके पास मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन के थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या फिर आपको देखने को मिल सकता है यहां पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जगह मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन। तो एक्चुअली में यहां पे होता क्या है, आपके पास जब भी कोई दो
एटम जब आपके पास कनेक्ट यहाँ पे होते हैं, जब फॉर्मेशन करते हैं आपका जॉइंट की, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द बॉडी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जनरेशन फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे होती है। तो जब आप यहाँ पे एक एंड को गर्म कर रहे हो, हीट अप कर रहे हो, तो आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली फ्लो कर सकते हैं आपके पास पूरी की पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, जिस वजह से आपके पास यहाँ पे हीट ट्रांसफर होती है। सेकेंड, हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास बॉडी के अंदर जो एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी जगह पे फिक्स यहाँ पे होते हैं। तो जब आप उसे हीट अप कर रहे हो, एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करेंगे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पोजीशन वो वाइब्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो अब आपके पास यहाँ पर अगर एक एटम जो है वो आपके पास हाई स्पीड से वाइब्रेट करना शुरू करेगा, तो वो अपनी एनर्जी जो है वो सेकंड पे ट्रांसफर करेगा और फिर सेकंड आपके पास वाइब्रेट करेगा, एंड सेकंड से आपके पास फर्दर जो वाइब्रेशन है वो या फिर एनर्जी जो है वो सब्सिक्वेंटली आपके पास मूव करेगी फ्रॉम पॉइंट नंबर ए टू फ्रॉम पॉइंट नंबर बी, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है बिटवीन अ सिंगल बॉडी, ये दो रीजन की वजह से होता है। एक है फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और सेकंड आपको देखने को मिलता है मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन। अब आपके पास यहाँ पे होता क्या एक्चुअली में, अब जैसे देखो सॉलिड हमारे पास फर्दर जो है वो आपके पास मेटल्स, नॉन मेटल में आप क्लासिफाई करते हो, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल के अंदर आपके पास यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो मेरे पास होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन। मतलब कहने का ये है कि आपके पास यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ हीट ट्रांसफर जो होती है मेटल्स के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करोगे नॉन मेटल की, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें यहाँ पे नॉन मेटल की, नॉन मेटल के अंदर जो हीट ट्रांसफर यहाँ पे होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो आपके पास मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, कौन सा इफेक्ट किस टाइप के मटेरियल में डोमिनेटिंग है ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आपके पास अगर मैं आपको बताऊं कि कितना परसेंट ऑफ आपके पास जो हीट है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ट्रांसमिट करता है या ड्यू टू मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन यहाँ पे ट्रांसमिट करता है, तो आपको ऐसा गेस मिल सकता है यहाँ पर कि आपके पास जो 2/3 आपके पास यहाँ पे जो हीट होती है, अगर टोटल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर आपके पास Q है यहाँ पर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 66 या 70% जो हीट है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपके पास फ्लो होती है, और आपके पास रिमेनिंग जो 1/3 हमारे पास जो हीट होती है वो ड्यू टू मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन आपके पास ट्रांसफर करती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी है, ठीक है ना। तो सिंपल सा केस आपके पास यहाँ पर है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कंडक्शन बेसिकली क्यों है, कंडक्शन इज बेसिकली डिफाइंड एज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच इज टेकन प्लेस ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ओके, एंड ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड द मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन। सॉलिड बॉडी के अंदर जनरली आप देखते हो क्यों, क्योंकि आपके पास एटम्स और मॉलिक्यूल जो फिक्स होते हैं। लिक्विड और गैसेस के अंदर भी कंडक्शन होता है, लेकिन आपके पास यहाँ पर कन्वेक्शन जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कंपेयर टू कंडक्शन। काफी मल्टीपल रीजंस है, जैसे कि आपके पास थर्मल कंडक्टिविटीज की जो वैल्यूज हमारे पास है फॉर द लिक्विड एंड गैसेस वो काफी ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। सेकेंड, आपके पास यहाँ पे बल्क मोशन आपको देखने को मिलता है, आपके पास जो एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं एक किसी भी लिक्विड के या फिर आपके पास गैसेस के। दैट इज वाई वी हैव अ डोमिनेंसी ऑफ कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एज कंपेयर टू द कंडक्शन पार्ट, ठीक है, ये ध्यान यहाँ पे रखना। अब आपके पास अगर हम नेक्स्ट बात करें, चलो ये तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। अब आपके पास यहाँ पे से क्वांटिफाई कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास यहाँ पे हम जो यूज करते हैं वो फोरियर लॉ का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे आप जो लॉ यूज करते हो दैट इज नॉन एज द फोरियर लॉ। अब फोरियर लॉ बोलता क्या है आपके पास, यहाँ पे आप इसको इस ढंग से सिंपल सा समझो। मान लो अगर आपके पास एक सिंपल सी स्लैब है, यहाँ पर ये एक हमारे पास स्लैब है, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास जो स्लैब के अंदर जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे T1 के इक्वल मेंटेन है आपके पास यहाँ पर, और आपके पास यहाँ पर राइट साइड पे जो टेम्परेचर है ये आपके पास है T2 पे मेंटेन, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली T1 का जो टेम्परेचर मेरे पास है वो ज्यादा है T2 से। तब इस केस में क्या होगा, ड्यू टू दी टेम्परेचर डिफरेंस ये जो सॉलिड बॉडी है, जो स्लैब है मेरे पास, एक हीट फ्लो करेगी आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि आपके पास जो हीट फ्लो कर रही है दैट इज Q, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे,
देखो अब आपके पास इस केस में हम यहाँ पे फोरियर लॉ को डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ठीक है ना। एलिमेंट आप कोई भी कंसिडर कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि आपके पास यहाँ पे जो मैं एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ, यू विल ऑब्जर्व कि आपके पास यहाँ पे x डिस्टेंस पर मैंने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया। इस एलिमेंट की जो थिकनेस मेरे पास यहाँ पर है, इस एलिमेंट की जो थिकनेस मेरे पास है यहाँ पे वो कितनी है, dx के इक्वल आपके पास यहाँ पे मेंटेन है। dx इसकी थिकनेस आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे हमारे पास जब इस एलिमेंट में से जब हीट क्रॉस करेगी, तो इस एलिमेंट के अक्रॉस आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा। दैट मीन्स एलिमेंट से जब हीट फ्लो करेगी तो कॉरस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर ड्रॉप यहाँ पे करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे फोरियर लॉ कैसे हम डिफाइन करते हैं, फोरियर लॉ ये कहता है कि आपके पास जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मेरे पास है, ठीक है, सबसे पहले ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास होता है dt बाई dx के। अब dt बाई dx के यहाँ पे क्या है, dt बाई dx रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट, ध्यान रखना, इट इज रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इस छोटे से एलिमेंट्स के थ्रू जो आप पास कर रहे हो कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिला है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन थिकनेस यहाँ पर, ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। अब आपके पास यहाँ पर ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है ये आपके पास एरिया ऑफ द स्लैब के इक्वल भी है मेरे पास, या फिर आप ऐसा कह सकते हो हीट ट्रांसफर के नॉर्मल जो मेरे पास एरिया है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर ये होता है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्लब यहाँ पे करता हूं तो देन यू विल गेट कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा एक कांस्टेंट यहाँ पे इंक्लूड करेंगे दैट इज K। और आपके पास यहाँ पे K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, K इज रिप्रेजेंटिंग द थर्मल कंडक्टिविटी। तो आपके पास यहाँ पे K क्या है, बेसिकली K आपके पास यहां पर है थर्मल कंडक्टिविटी, ध्यान रखना, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी एक्चुअली में एक थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको रिप्रेजेंट करती है कि बॉडी के पास कितनी एबिलिटी है हीट को पास करने की, कितना इजीली हीट आपके पास पास कर सकती है बॉडी में से। तो ऐसा समझो जैसे आपके पास किसी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर आपके पास इस पेन की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और अगर मैं इसे एक एंड से हीट अप करूंगा तो हीट जो है वो बड़े आराम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो करेगी। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इन दोनों पॉइंट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ही कम आपके पास यहाँ पर होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हीट ईजिली फ्लो आपके पास हो जा रही है। अब अगर आपके पास यहाँ पे आप इसे हीट अप कर रहे हो, थर्मल कंडक्टिविटी कम है, तो हीट आपके पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो नहीं करेगी, उसको डिफिकल्टी होगी, आपका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए यहाँ पर। तो थर्मल कंडक्टिविटी आपके पास यहाँ पे जिसके यूनिट वॉट पर मीटर केल्विन यहाँ पे होते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि कितनी मटेरियल में से कितना इजीली हीट फ्लो यहाँ पे कर सकती है। तो ये एक थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे होती है। जैसे कि अगर हम बात करें आपके पास कॉपर के लिए थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू हमारे पास रहती है वो अराउंड 385 के आसपास रहती है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। आपके पास जैसे अगर हम बात करें स्टील के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू रहती है दैट लाइज बिटवीन 17 टू 45 वॉट पर मीटर केल्विन। सेम केस में अगर आप यहाँ पे बात करते हो एयर की, अगर मैं आपके पास यहाँ पे गैसेस की बात करूं, देखो गैसेस में भी हीट ट्रांसफर होता है बाय मींस ऑफ कंडक्शन, लेकिन आपके पास बहुत ही नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू कन्वेक्शन, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू की बात करोगे तो थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.026 वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए, ओके। सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे ये कंसेप्ट होता नहीं है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी इस चीज़ की बात कर चुके हैं, ठीक है ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो है मेरे पास है Q, ये कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। ये आपके पास लेंथ ऑफ द रोड पे डिपेंड करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो dx थिकनेस ऑफ द एलिमेंट, मतलब कि एलिमेंट की
लेंथ आपके पास, टेम्परेचर डिफरेंस dt पे डिपेंड आपके पास ये कर रहा है यहाँ पर, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द बार मटेरियल। फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ बार मटेरियल का मतलब है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना इजिली हीट फ्लो कर पाएगी, जितनी कम थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना डिफिकल्टी हीट को आपके पास फ्लो करने में यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो अब चलते हैं सेकेंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन एक्चुअली में होता क्या है, देखो कंडक्शन की स्पेसिफिकली खास बात यह थी कि ये आपके पास किसी तरह की मूवमेंट या बल्क मूवमेंट को रिप्रेजेंट यहाँ पे नहीं करता, ये बल्क मूवमेंट की वजह से नहीं होता, ठीक है ना। अब आपके पास जब हम कन्वेक्शन की बात करते हैं, इस केस में अगेन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा हीट ट्रांसफर। लेकिन अब जो एनर्जी ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये आपके पास सर्कुलेशन और मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड मीडियम की वजह से आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसका ध्यान रखना। मतलब क्या हुआ इसका पैसे समझो। आपके पास एक सॉलिड सरफेस यहां पर है जिसका टेम्परेचर मेंटेन है लेट अस से T0, मैं अज्यूम कर रहा हूं। अब इस केस में क्या हुआ, इस सॉलिड सरफेस के ऊपर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसकी वेलोसिटी है u इंफिनिटी और आपके पास टेम्परेचर है u इंफिनिटी, T इंफिनिटी आपके पास यहां पर। अब क्या होगा, जैसे ही आपके पास यहां पे जो फ्लूइड है वो सरफेस के कांटेक्ट पे आएगा, ठीक है, तो जैसे मान लो आपके पास एयर के पार्टिकल्स जो है वो सरफेस के कांटेक्ट पे आ रहे हैं, तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस कुछ ना कुछ हीट आपके पास ये जो एयर के पार्टिकल्स है ये आपके पास पिक करेंगे, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट जो है, जो एयर पार्टिकल है वो पिक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो एयर पार्टिकल्स है वो फर्दर क्या हो जा रहे हैं, वो मूव कर जा रही हैं आपके पास यहाँ पर। दैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ एयर की वजह से क्या हुआ, थर्मल हीट जो है वो हमने पिक करी सरफेस से और वो आपके पास हीट को लेके चला गया। फिर आपके पास एक न्यू पार्टिकल्स सॉलिड सरफेस का कांटेक्ट बनाएंगे, हीट को पिक करेंगे, फिर आपके पास फर्दर वो फ्लो करेंगे, ठीक है ना। दैट इज सिंपली अ मोड ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। तो आपके पास कन्वेक्शन के अंदर भी अगेन टेम्परेचर डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है और ये हमेशा सॉलिड और लिक्विड या सॉलिड और फ्लूइड के बीच में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो है सर्कुलेशन और मिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड मीडियम, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर रहता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो आपके पास ये डायरेक्टली लिंक्ड हमारे पास होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मीडियम इटसेल्फ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मीडियम जो है वो लगातार ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो रहा है ओवर द सॉलिड सरफेस, ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप। अब इस केस में हमारे पास अगर हम टाइप्स की बात करें, ये फर्दर टू टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन और आपके पास यहाँ पे फ्री कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन। सेकेंड टाइप आपको देखने को मिलता है फोर्स कन्वेक्शन। अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करें फ्री कन्वेक्शन की, सबसे पहले देखो फ्री कन्वेक्शन के अंदर जो भी फ्लूइड फ्लो करता है सॉलिड सरफेस के साथ वो डायरेक्टली ड्यू टू ब्योंसी इफेक्ट आपके पास यहाँ पे फ्लो करता है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से फ्लूइड फ्लो यहाँ पर आपके पास करेगा, ठीक है। कैसे, अज्यूम करते हैं कि आपके पास एक सिंपल सी सरफेस है और इस केस में आपके पास यहाँ पे सरफेस का टेम्परेचर है T1, ठीक है, और इसके ऊपर जो भी फ्लूइड मेंटेन है उसका टेम्परेचर मैं अज्यूम यहाँ पे कर रहा हूं T2 के इक्वल। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या होगा, जो एयर है जैसे ही वो फ्लूइड के कांटेक्ट पे आएगी, सॉरी सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट पे आएगी, वो हीट को पिक करेगा। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ एक चीज कि T1 का टेम्परेचर क्या है मेरे पास, T2 से ज्यादा है। तो जैसे ही आपके पास एयर कांटेक्ट में आएगी सॉलिड सरफेस के साथ, एयर जो है वो हीट अप होगी, हीट को गेन करेगा, ठीक है ना। जैसे ही आपके पास हीट गेन करेगी एयर का जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, वो आपके पास यहां पे डिक्रीज हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास यहां पे डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से जो एयर है वो थोड़ा लाइटर आपके पास यहां पे हो जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी एयर के पार्टिकल्स हीट को गेन कर रहे हैं ड्यू टू लो डेंसिटी, वो आपके पास फर्दर आपके पास ऊपर की तरफ मूव करेंगे, फ्लो करेंगे। अब इस केस में कॉरेस्पॉन्डिंगली जो ऊपर आपके पास कोल्डर एयर है
वो क्या करेगी, वो नीचे आने की ट्राई यहां पे करेगा। तो आप यहां पे देख रहे हो ये जो कन्वेक्शन करंट्स यहां पे जो जनरेट हो रहे हैं, ये क्यों जनरेट हो रहे हैं, ये जनरेट हो रहे हैं ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस। और डेंसिटी डिफरेंस कहां से क्रिएट हुआ, ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। तो ऊपर आपके पास कोल्ड एयर है, नीचे आपके पास जो एयर है वो सरफेस के कांटेक्ट पे आने पर हॉट एयर बन चुकी है आपके पास यहां पर, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है यहां पर। तो अब इस केस में सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास सिंपल जो ये एयर फ्लो कर रही है ड्यू टू ब्योंसी इफेक्ट, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस यहां पे कर रही है, जिसको जो कि आपको देखने को मिल रहा है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस यहां पर, ठीक है। अब अगर हम इस केस में बात करें कि प्रैक्टिकल एग्जांपल कहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप देखोगे कोल्ड विंड के अंदर वार्म बॉडी में जो चिलिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है दैट इज सिंपली अ कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। उस केस में जो एयर फ्लो कर रही है, नेचुरली फ्लो कर रही है, दैट इज बेसिकली अ फ्री कन्वेक्शन ओनली। अगर आप यहां पे किसी स्टोव को जला के बैठ रहे हो रूम के अंदर, तो आपके पास यहां पे जो सराउंडिंग की जो एयर है, रूम के अंदर जो एयर है वो हीट अप होना शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपके पास वो लगातार कन्वेक्शन करंट्स क्रिएट हो रहे हैं, अगेन ड्यू टू ब्योंसी इफेक्ट। तो आपके पास हीटिंग ऑफ एयर, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी मेटल बिलेट्स है जिसको आप यहाँ पे जैसे मान लो कैस्टिंग करके कर रहे हो या हीट ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हो, आपने नॉर्मलाइजिंग करी, आपने एनलिंग करी, तो वहां पे क्या हुआ, बॉडी अपने आप हीट को लूज कर रही है सराउंडिंग एयर में, और एयर के अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है बाय मींस ऑफ फ्री कन्वेक्शन आपके पास होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके पास हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है इसके फ्री कन्वेक्शन के। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्स कन्वेक्शन, अब फोर्स कन्वेक्शन आपके पास यहाँ पे क्या होता है, देखो फोर्स कन्वेक्शन में जो आपके पास जो फ्लूइड फ्लो करता है वो कुछ एक्सटर्नल मीन्स की वजह से करता है। जैसे अभी आप देखोगे इस केस में जब आपके पास एयर फ्लो कर रही है तो वो ऑटोमेटिकली कर रही है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। लेकिन इस केस में क्या होगा, आपके पास यहां पर अगेन एक सॉलिड बॉडी मेंटेन है, सॉलिड प्लेट मेंटेन है आपके पास यहां पे। अब इस केस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे किसी फैन के थ्रू एयर को पास कर रहे हैं सॉलिड बॉडी के ऊपर फोर्सफुली, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहां पे ये हुआ कि फोर्स कन्वेक्शन में वेलोसिटी ऑफ एयर है वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहां पे रहने वाला है, क्योंकि अब आपके पास जो फ्लो ऑफ एयर है वो ड्यू टू यहां पे ब्योंसी इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, इसका आप यहां पे ध्यान रखोगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो मैकेनिकल डिवाइसेस हमारे पास होते हैं वो आपके पास यहाँ पे एयर को लगातार फ्लो यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल, कोई भी कंडेंसर ट्यूब, कंडेंसर क्या, आप जैसे रेफ्रिजरेटर में देख लो कंडेंसर होता है, इवेपोरेटर होता है, आपके पास थ्रोटल वॉल्व हमारे पास है, उसमें जो फ्लूइड फ्लो करता है वो अंडर प्रेशर फ्लो कर रहा है, ठीक है, फोर्सफुली हम उसे फ्लो करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर। तो वहां पे आपको फोर्स कन्वेक्शन देखने को मिलता है। आपके पास पावर प्लांट में बॉयलर, कंडेंसर, टरबाइन में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, वो हम फोर्सफुली करवा रहे हैं, ठीक है। तो कंडेंसर के अंदर जो हीट ट्रांसफर हुआ, इवेपोरेटर में जो हीट ट्रांसफर हुआ, दैट इज एग्जांपल ऑफ फोर्स कन्वेक्शन, ठीक है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। इंटरनल कंबस्शन इंजन, चाहे टू व्हीलर का एग्जाम्पल ले लो चाहे आप फोर व्हीलर का एग्जाम्पल ले लो, दोनों ही केसेस में आपके पास जो फ्लूइड है वो फोर्सफुली फ्लो करता है। जैसे अगर हम बात करें टू व्हीलर्स के ऊपर, टू व्हीलर्स के अंदर आप क्या करते हो, बेसिकली आपके पास यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर आप फिन्स की फॉर्मेशन करते हो। तो जब आपके पास इंजन, जब आपके पास व्हीकल मूव करता है हाई स्पीड से, तो एयर जो है वो हाई स्पीड से इस इंजन के ऊपर से पास करती है, सिलेंडर के ऊपर से पास करती है, तो दैट इज बेसिकली अ केस ऑफ फोर्स कन्वेक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपके पास नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें, चलो हमने कन्वेक्शन दो तरह का देख लिया, फोर्स कन्वेक्शन भी और आपके पास फ्री कन्वेक्शन भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपके पास कन्वेक्शन को क्वांटिफाई कैसे करेंगे, कौन सा लॉ हम यूज करते हैं, फ्री और फोर्स कन्वेक्शन की स्टडी आप कैसे करते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कन्वेक्शन को हम क्वांटिफाई करने के लिए यूज करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है ये आपके पास, चाहे आप सॉलिड्स की बात करो, चाहे आप यहाँ पे फोर्स कन्वेक्शन की बात करो, चाहे आप यहाँ पे फ्री कन्वेक्शन की बात करो, दोनों ही टाइप ऑफ कन्वेक्शन में फॉर्मूला सेम रहेगा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा आपके पास ये केस है कि कैसे आप इसे डिफाइन करोगे। अब जैसे देखो, अब हमें पता है
कि आपके पास यहाँ पर एक सिंपल सी फ्लैट प्लेट है, एक सॉलिड बॉडी मेरे पास है जिसके ऊपर से एयर फ्लो कर रही है, चाहे वो आपके पास बाय मीन्स ऑफ पंप और कंप्रेसर कर रही हो, चाहे वो आपके पास ऑटोमेटिकली यहां पर कर रही हो। ठीक है, तो आपके पास जो एयर है वो कांटेक्ट बनाएगी सॉलिड सरफेस के साथ। तो अब मैं यहां पे क्या अज्यूम कर रहा हूं कि जो एयर है वो इस प्लेट के टॉप पोर्शन को क्या कर रही है, आपके पास टच कर रही है, टॉप पोर्शन को आपके पास यहाँ पे टच कर रही है। तो इस केस में आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास जो हीट ट्रांसफर है, मेरे पास कन्वेक्शन जो हीट ट्रांसफर है वो सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पे होगा टेम्परेचर डिफरेंस के। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज्यादा आपके पास हीट ट्रांसफर यहां पे होगा। सेकंड, ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ एक्सपोजर के, मतलब कि एयर जो है वो आपके पास पूरी की पूरी प्लेट में किस पर्टिकुलर पोर्शन को टच कर रही है, एक्सपोज यहां पे कर रही है। ठीक है ना, तो ये आपके पास एरिया ऑफ एक्सपोजर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पे होता है। जैसे कि अगर आपके पास एयर सारे की सारी सरफेसेस को कट करे या टच करे तो आप पूरे के पूरे एरिया को कंसीडर करोगे। अगर आपके पास जो एयर है वो सिर्फ टॉप पोर्शन को अगर आपके पास यहाँ पे टच करती है तो आपके पास यहाँ पे आप सिर्फ टॉप एरिया को कंसीडर यहाँ पे करोगे। ठीक है, इसका हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगर आप इसे क्लब करते हो इन टू इक्वेशंस को तो आपको देखने को मिलेगा कि जो Q मेरे पास है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एरिया मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, और यहीं पर अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करो तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा दैट इज HA डेल्टा T। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली अ सिंपल फॉर्म ऑफ द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आपके पास यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपके पास इस केस में सिर्फ आपको पता होना चाहिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोज्ड एरिया मेरे पास यहाँ पे क्या है, क्योंकि एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जब भी आप कन्वेक्शन के क्वेश्चन कर रहे हो, छोटा सा न्यूमेरिकल अगर आप करते हो आपके एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ एक्सपोजर मेरे पास यहाँ पे कितना रहने वाला है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें H की यूनिट्स की तो H के यूनिट आपके पास होते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये ध्यान रखना, इसके यूनिट आपके पास वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन के इक्वल आपको देखने को मिलेंगे। चलो, अब लास्ट आपको देखने को मिलता है रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। देखो, रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एक ऐसा आपके पास मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें किसी भी तरह की मीडियम की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं पड़ती। ठीक है ना, और आपके पास यहाँ पे बॉडी जो है वो रेडिएशन को एमिट करता है। अब क्वेश्चन आता है कि आपके पास सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि बॉडी जो है वो रेडिएशन एमिट करती क्यों है एक्चुअली में। ठीक है ना, क्या रीजन है कि आपके पास यहाँ पे बॉडी ने रेडिएशन को एमिट करा और फिर रेडिएशन की वजह से आपके पास हीट ट्रांसफर यहाँ पे हुआ। तो सिंपल सा केस समझना, आपके पास यहाँ पे हम सबसे पहले तो हम एक प्रीवॉस थ्योरी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं जो कि ये कहता है कि कोई भी बॉडी के पास अगर कुछ टेम्परेचर है तो वो बॉडी रेडिएशन को एमिट करेगी। अगर आपके पास यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस, अगर आपके पास यहाँ पे 1 केल्विन टेम्परेचर भी है तो भी बॉडी क्या करने वाली है, रेडिएशन को एमिट करने वाली है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर आपके पास होता है बॉडी उतनी ही ज़्यादा रेडिएशन एमिट आपके पास यहाँ पे करती है। पहली चीज़ तो ये, जैसे आप देखोगे 1 डिग्री सेल्सियस इज बेसिकली इक्वल टू 274 केल्विन। ठीक है ना, तो आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा रेडिएशन एमिट होगी एज कंपेयर टू 1 केल्विन। अब बात आती है कि आपके पास रेडिएशन एमिट हुई क्यों। एक्चुअली में होता क्या है, आपके पास या आपने सुना भी होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, आपने पढ़ा भी होगा कि जब भी किसी बॉडी के पास टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी या रैंडमनेस बढ़ती है। तो यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है ड्यू टू आपके पास टेम्परेचर यहाँ पे। ठीक है ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है किसी भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या देखने को मिलेगा, एमिशन ऑफ रेडिएशन यहाँ पे देखने को मिलती है। और आपके पास जो वेव्स अब यहाँ पे जो निकलती है वो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास होती है, जिसकी वेवलेंथ आपके पास 0 to इन्फिनिटी आपके पास यहाँ पे लाई कर सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है इसका मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होता है, तो एक चीज देखो, सबसे पहले हुआ क्या, कोई भी हॉट सोर्स या कोई भी आपके पास बॉडी जिसके पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। ठीक है ना, और वो आपके पास यहाँ पे क्या करता है, वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को
आपके पास ट्रांसमिट करता है, यहाँ पे एमिट करता है बेसिकली। तो आपने सबसे पहले ये देखा कि कोई भी जो हॉट सोर्स है उसके पास जो भी थर्मल एनर्जी है ड्यू टू टेम्परेचर, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, जो कि फर्दर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट यहाँ पे करेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फिर आपके पास यहाँ पे ये जो वेव्स मेरे पास होती है ये किसी दूसरे आपके पास बॉडी पे स्ट्राइक करती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ये आपके पास एक पर्टिकुलर स्पेस से पास करती है, और फिर आपके पास यहाँ पे वेव्स जो है वो दूसरी बॉडी पे स्ट्राइक करके अगेन वहां पे थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट आपके पास यहाँ पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सिंपल सी प्लेट आपके पास, और मैं अज्यूम कर रहा हूं इस प्लेट का टेम्परेचर है T1, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे सेकेंड प्लेट हमारे पास है जिसका टेम्परेचर है T2 एंड T1 इज मोर देन T2। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हायर टेम्परेचर की वजह से आपके पास यहाँ पे रेडिएशन एमिट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास एमिट यहाँ पे हो रही है इस पर्टिकुलर बॉडी से भी, और आपके पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर बॉडी से भी, दोनों ही बॉडी से आपके पास रेडिएशन एमिट होगी। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसमें से ज्यादा रेडिएशन आपके पास एमिट होगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि आपके पास टेम्परेचर की वजह से जो भी थर्मल एनर्जी थी वो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपके पास कन्वर्ट यहाँ पे हो रही है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये एक पर्टिकुलर स्पेस में से पास करेगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास मीडियम से पास करे, स्पेस से पास करेगा और सेकेंड बॉडी पे आपके पास फर्दर स्ट्राइक करके थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है आपका रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का। अब इस केस में कितनी रेडिएशन एमिट आपके पास होती है एक पर्टिकुलर सरफेस से, इसको आप कैसे क्वांटिफाई करते हो? इसको क्वांटिफाई करने के लिए हम यूज यहाँ पे करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का आपके पास यूज यहाँ पे करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, सबसे पहले ये आपके पास ब्लैक बॉडी के लिए डिफाइन होता है, ये ध्यान रखना। ये जो आप डिफाइन करोगे ये सिर्फ आपके पास स्पेसिफिकली ब्लैक बॉडी के लिए हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ब्लैक बॉडी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वो बॉडी जिसके पास जो कि आपके पास यहाँ पर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एमिट आपके पास करे, या फिर वो सब सारी आपके पास एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो ब्लैक बॉडी है ये एक परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होती है, एक आइडियल एमिटर भी हमारे पास यहाँ पे होती है। तो इस केस में ये बोलता क्या है आपके पास, ये सिंपल सा कहता है कि आपके पास अगर कोई सरफेस है और ये सरफेस जो है वो ब्लैक बॉडी है, मान लो ये ब्लैक बॉडी है और इस बॉडी का टेम्परेचर है T1, टेम्परेचर T1 मेंटेन है, ठीक है। तो आपके पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होने की वजह से क्या होगा, एटम्स और मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से क्या होगा, आपके पास रेडिएशन आपके पास यहाँ पे एमिट होगी। तो आपके पास जो रेडिएशन एमिट यहाँ पे होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान रखना, 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो आप एनर्जी एमिटेड लिख रहे हो आपके पास यहाँ पे, ये पर यूनिट एरिया हमने डिफाइन करी है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं अज्यूम करता हूं कि आपके पास जो टोटल एरिया है वो A है इसका, तो हम कह सकते हैं, अच्छा सबसे पहले एक चीज देखो, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए आपके पास आपने पैरामीटर यहां पे इंक्लूड करा है जो कि मेरे पास है सिग्मा, ठीक है। अब इस केस में आपके पास इस पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हम इसे यहां पे बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आपके पास है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपके पास यहां पे जो भी रेडिएशन एमिट हमारे पास हो रही है, ये एक तरह से आपके पास वॉट पर मीटर स्क्वायर में आप यहां पे स्पेसिफाई कर रहे हो कि पर यूनिट एरिया कितनी आपके पास रेडिएशन यहां पे एमिट हुई है ब्लैक बॉडी में से। तो अगर आप यहां पे टोटल रेडिएशन निकालना चाहते हो तो आपको एरिया से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी द टोटल रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक सरफेस और अ ब्लैक बॉडी आपके पास यहाँ पर, समझे बात। तो बहुत सिंपल सा केस यहाँ पे बनता है ये।
तो अगर हम इस केस में जैसे देखें, आपको पता है कि जो फर्स्ट बॉडी है इसमें से जो रेडिएशन एमिट होगी वो कितनी होगी आपके पास यहाँ पे, सिग्मा इंटू T14, इतनी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। आपके पास जो सेकेंड बॉडी है मेरे पास, सेकेंड बॉडी से जो रेडिएशन एमिट होगी दैट विल बी सिग्मा T2⁴। ठीक है, तो हमें एक चीज तो क्लियर है यहां पर कि E1 की जो वैल्यू यहां पर रहने वाली है वो E2 से ज्यादा रहने वाली है, वो E2 से ज्यादा ही आपके पास यहां पे रहेगी। दैट सिंपली मीन्स कि जो नेट रेडिएशन आपके पास जो हीट ट्रांसफर होगा दैट विल बी E1 माइनस E2। ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप यहां पर। तो आपके पास इतना रेडिएशन, नेट रेडिएशन अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर यहां पे हो रहा है बिटवीन 1 एंड बिटवीन 2। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करें, तो सन से जो हीट हमारे पास आ रही है, जो हम हीट गर्मी जो महसूस कर रहे हैं वो क्या है, बेसिकली रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। अगर आप यहाँ पे आग जला के बैठे हो, ठीक है ना, तो जब आप थोड़ा दूर बैठे हो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि जो फायर है, जो आग है, उसकी गर्मी हम महसूस करेंगे। वो क्यों महसूस करेंगे, ड्यू टू रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो ये थे आपके पास कुछ बेसिक्स ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर को देखा, उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को आपके पास यहाँ पे देखा, और इसी के साथ आपके पास कौन कौन से लॉज हम यूज़ करते हैं इसकी हमने यहाँ पे बात करी है। ओके, सो आई होप कि आपको ये यूज़फुल लगा होगा। ठीक है, तो आपके पास आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना काफ़ी है। तो अब आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि आपके पास यहाँ पे जो पर्टिकुलर एग्जाम यहाँ पे जो है 2 महीने के बाद, ठीक है, 11 मई को, तो थोड़ा ध्यान रखना, आपके पास यहाँ पर जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बिल्कुल सिंपल से सिंपल आपके पास यहाँ पे बनने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस है, टाइम थोड़ा कम है, तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जब स्टडी कर रहे हो प्रॉपर वे में आप यहाँ पे उसे कैरी आउट करो। ओके, और आपके पास योरपीडिया में ऑलरेडी इसका मॉड्यूल स्टार्ट है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन भी उसे कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।